Hello and welcome back dear listeners to another chilling episode of Anime in Dark Corridors. मैं गौरव हूँ आपके साथ और आज सुनाऊंगा एक सच्ची डरावनी घटना। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है हमारी ये स्टोरीज। कुछ राज अगर राज ही रहे तो बेहतर है। हर पहेली सुलझाना, हर मुश्किल का हल निकालना जरूरी नहीं होता। हमारी बदकिस्मती यह है कि इस बात का जब तक हमें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बात का मतलब समझने के लिए उस दिन से यह कहानी शुरू करनी पड़ेगी जिस दिन से मेरी और मेरी बीवी मीरा की जिंदगी उलट पुलट हो गई। मुझे और मीरा दोनों को हमेशा से घूमने का बहुत शौक रहा है। तो जब हमारी शादी हुई तो हमारा बस एक ही मकसद था, खूब सारा पैसा कमाना और साल में कम से कम 4 बार घूमने जाना। ऐसे ही हमारी एक ट्रिप पे हमने एक ऐसी गलती कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हम हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में रोड ट्रिप कर रहे थे जब हमें रास्ते में एक गांव मिला। एक छोटा सा पर बेहद खूबसूरत गांव, चंडीपुर। जब हम इस गांव से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहां के सारे लोग एक साथ सड़क पे एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल रहे थे और सबने एक अजीब सा मास्क पहना था। एक मास्क जो उल्टा था। जब उन लोगों ने हमें देखा तो वो अपनी जगह पे रुक गए, ना हिले ना मुस्कुराए, बस हमें देखते रहे। ये देखकर हमें कुछ समझ नहीं आया और हम थोड़ा आगे निकल गए। तब हमारी नजर एक बोर्ड पे पड़ी, उल्टे चेहरे के त्योहार की मुबारकबाद। ये देखने के बाद हमें समझ आया कि शायद यहां कोई त्योहार मनाया जा रहा है और ये इधर का बस एक ट्रेडिशन है। हमें इस बात में बहुत दिलचस्पी आई तो हमने सोचा या रुक के थोड़ी देर ये सब देख ले। वही एक दुकान पे हम चाय पीने रुक गए। चाय पीते पीते हम इसी त्योहार के बारे में बात कर रहे थे और शायद ये उस दुकान के मालिक ने सुन लिया, जिसके बाद उसने अपनी ही कुर्सी पे बैठे हुए एक हल्की सी आवाज में हमसे कहा, यह सालों से चली आ रही एक परंपरा है, इसे समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह सुनते ही मीरा और एक्साइटेड हो गई। उसे इस फेस्टिवल के बारे में और जानना था, इसमें शामिल होना था। इसलिए हम उस गांव के अंदर गए जहां यह फेस्टिवल मनाया जा रहा था। वहां हर इंसान, चाहे छोटा या बड़ा, आदमी या औरत, सबने एक उल्टा मास्क लगा रखा था। कुछ के हाथों में तो मशालें भी थी। हर जगह दुकानें लगी हुई थी, तरह तरह के पकवान और मिठाई बिक रहे थे, जैसे सच में कोई जश्न मनाया जा रहा हो। लोग हमें देखते ही समझ गए कि हम यहां नए हैं। हमारे मुंह पे तो मास्क भी नहीं था। यह देख के एक औरत हमारे पास आई, हमें 2 मास्क पकड़ाए और बोली, इसे पहनो, वो हमें ऐसे ही देखती है। यह कह के वो वहां से चली गई। उस औरत की और वहां के ट्रेडिशन का मान रखते हुए हमने भी वो मास्क पहन लिए। फिर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सबकी नजर हम पे ही है। थोड़ी देर वहां घूमने के बाद हम वही पास के एक फूड स्टॉल में बैठ गए। मीरा खुद को रोक नहीं पाई और उसने फाइनली वहां बैठी एक औरत से इस फेस्टिवल और इसके पीछे की कहानी के बारे में पूछ ही लिया। उस औरत ने जो हमें कहानी सुनाई वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसने बताया कि सालों पहले यहां 2 जुड़वा बहनें रहती थी। बहुत प्यार करती थी एक दूसरे से, हमेशा साथ रहती थी। साथ खेलना, साथ पढ़ना, साथ घूमना, सब एक साथ।
एक दिन जब दोनों स्कूल से आ रही थी तो यही इसी मैदान के पास जंगल में दोनों बहनों पे एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। प्रतीति जो उनमें से छोटी थी उसे वह जंगली जानवर खा गया। वैशाली, उसकी बड़ी बहन, सदमे में वही जम गई। उसने अपनी छोटी बहन का कत्ल अपनी आंखों से देखा। इस हादसे के बाद वैशाली बिल्कुल बदल गई। ना किसी से बात करती थी और ना ही कहीं जाती थी। कुछ ही दिनों में वैशाली भी गायब हो गई। महीनों तक गांव वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वैशाली किसी को नहीं मिली। फिर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में इसी जगह एक लड़की को देखा। उसके शरीर पे ऐसे निशान थे जैसे मानो किसी ने उसे सिल दिए हो किसी और की चमड़ी से। उस लड़की के चेहरे पे किसी और का चेहरा सिला हुआ था जो कि उल्टा था। यह देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लड़की वैशाली थी और जिसका चेहरा उसके चेहरे से अब जोड़ दिया गया था वो और कोई नहीं, प्रतीति थी। उसके शरीर के बचे हुए टुकड़े थे। यह देखकर गांव में बातें होने लगी। ऐसी बातें कि प्रतीति और वैशाली की मां अपनी छोटी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने अपनी छोटी बेटी के शरीर के बचे हुए टुकड़े अपनी बड़ी बेटी के शरीर से जोड़ दिए, इस कोशिश में कि शायद वो उन्हें फिर से एक कर सके, वो शायद अपनी बेटी वापस ला सके। कहते हैं कि इस कोशिश में वैशाली भी दर्द से मर गई। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वैशाली की मां ने उसकी बलि दे दी सिर्फ प्रतीति को वापस लाने के लिए। इस हादसे के बाद से कई बार लोगों को वो लड़की दिखी जिसका चेहरा उल्टा था। गांव वालों ने कई बार यह पूजा और हवन करवाए उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, पर जब किसी भी चीज का असर नहीं हुआ तो लोगों ने उस लड़की के साए से डरना बंद कर दिया और उसे सम्मान देते हुए यह जश्न मनाना शुरू कर दिया, जहां बच्चे से बड़े सब मिलकर जश्न मनाते हैं, पर सब के सब उल्टा मास्क पहने रहते हैं। यह जश्न 7 दिन तक चलता है। इस खूबसूरत जश्न के पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है, मगर यह परंपरा हमारे यहां सालों से चलती आ रही है। जब तक आप यहां हो, इस परंपरा का अपमान मत करना और रात के वक्त इस इलाके के पास बिना इस उल्टे मास्क के मत घूमना। उस औरत से यह कहानी सुनने के बाद हमने फैसला किया कि हम एक दिन यहां और रुकेंगे, इस प्रथा और उन लड़कियों के सम्मान में शामिल होंगे और अगले दिन यहां से चले जाएंगे। जब तक यह सब खत्म हुआ तब तक काफी रात हो चुकी थी। मैं और मीरा दोनों ही बहुत थक गए थे, तो वही आसपास एक होमस्टे में रुक गए। वो होमस्टे एक पुराने घर में बना था। ना जाने क्यों उस घर में जाने से पहले ही मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर भी हम अंदर उस होमस्टे के ओनर से बात करने गए, क्योंकि दूर दूर तक और कोई होटल या होमस्टे नहीं था। होमस्टे के ओनर ने हमें बताया कि यहां ज्यादा लोग नहीं आते, स्पेशली इस फेस्टिवल के वक्त। ओनर वो पहला आदमी था जो हमसे ढंग से बात कर रहा था और हमें घूर नहीं रहा था। इसके साथ साथ हमें उसका नेचर भी बहुत पसंद आया। वो काफी फ्रेंडली था, तो हमने भी सोचा कि वहां रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम अपने कमरे में पहुंचे और बिस्तर पे लेटे, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घर के बाहर चल रहा हो। मैंने बाहर झांक के देखा, वहां पे कोई नहीं था। फेस्टिवल से काफी शोर आ रहा था, फिर भी मुझे ये आवाजें काफी साफ सुनाई दे रही थी। जब ये आवाजें आना बंद नहीं हुई तो मुझे लगा शायद ओनर ही बाहर चल रहा हो, तो मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करने लगा। पर फिर भी पूरी रात मेरे दिमाग में वही कहानी चलती रही जो हमें उस औरत ने बताई थी। मुझे ढंग से नींद भी नहीं आई थी और जब घंटों बाद मैं सोया तो मुझे ऐसे सपने आने लगे
ये सारी घटना मेरी आंखों के सामने ही हो रहे हो। मैं डर के काफी बार उठा भी, और जितनी बार मैं उठा मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस कमरे की खिड़की में से कोई झांक रही हो। अगले दिन मेरे उठने से पहले ही मीरा उठ चुकी थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये फेस्टिवल, वो कहानी, रात में आवाजें आना, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैंने मीरा से कहा कि हमें वापस घर जाना चाहिए, पर उसने मेरी नहीं सुनी। उसने कहा कि बस और एक दिन रुक जाते, फिर चले जाएंगे। मीरा को यह फेस्टिवल काफी पसंद आ रहा था। वह हर चीज की तस्वीर ले रही थी, सबसे बात कर रही थी और काफी खुश भी लग रही थी। मैंने मीरा की बात सुन ली और रुकने के लिए मान गया। थोड़ी देर बाद जब मैं और मीरा खाना खाने जाने वाले थे, मैं कमरे से पहले ही नीचे उतर गया, क्योंकि मीरा तब भी तैयार हो रही थी। जब मैं कमरे से उतर रहा था तब मुझे नीचे से 2 लोगों की फुसफुसाने की आवाजें आई, जैसे कोई जानबूझकर धीरे बात कर रहा हो कि हम सुन ना ले। मेरे नीचे पहुंचते ही ओनर और वो आदमी जिससे वो बात कर रहा था शांत हो गए और ऐसे घबरा गए जैसे चोरी करते हुए पकड़े गए हो। उस वक्त मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 मिनट में मीरा भी नीचे चली आई और हम खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद काफी देर तक हम लोग गाड़ी में ही घूमते रहे। हर जगह त्योहार की चकाचौंध थी। अचानक से सब नॉर्मल लगने लगा। रात में फेस्टिवल में जाने से पहले हम चाय पीने एक जगह रुके। जब हम वहां चाय पी रहे थे तब एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आता है और बोलता है, तुम जानते हो तुम कहाँ रुके हो? हम उसकी बात समझ नहीं पाए। हमें ऐसे देखकर उसने खुद के सवाल का जवाब दिया। तुम उन्हीं के घर में रुके हो। उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। जाओ, चले जाओ यहां से। सिर्फ इतना कह के वो वहां से चला गया। पहले हमें लगा शायद ये कोई पागल है, कुछ भी बोल के चला गया। फिर मुझे दोपहर की बात याद आई, जब होमस्टे का ओनर मुझे देखकर घबरा गया था। मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो बात है जो ओनर हमसे छुपा रहा है। मैं मीरा को लेकर तुरंत वापस चला गया। मैंने मीरा को ऊपर जाने को कहा ताकि वो पैकिंग शुरू कर सके और मैं ओनर से बात कर सकूं। मीरा के ऊपर जाने से पहले ही ओनर मेरे सामने आ गया। ना जाने क्यों मेरे मन में हजारों सवाल एक साथ आने लगे और मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने ओनर से चिल्ला के कहा, हमें सब सच सच बताओ, ये किसकी जगह है, ये किसका घर है और ये फेस्टिवल की असली सच्चाई क्या है? काफी देर तक ओनर मेरे हर सवाल को टालता रहा। वो बस यही कहता रहा कि आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, जो आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। पर आखिर में उसने हार मान ली। तब उसने हमें बताया इस फेस्टिवल की असली कहानी। उसने कहा कि अब तक आपने तो दोनों जुड़वा बहनों की कहानी सुन ही ली होगी, पर वो कहानी ना तो सच है ना ही पूरी। हाँ, यह बात सच है कि गांव में 2 जुड़वा बहनें रहती थी, पर इसके अलावा बाकी सारी बातें झूठी है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बल्कि हर वक्त एक दूसरे से लड़ती रहती थी। वैशाली तो प्रतीति से बेहद चिढ़ती थी, नफरत करती थी अपनी छोटी बहन से। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब मुझे कैसे पता। मुझे ये इसीलिए पता है क्योंकि मैं उन्हीं का रिश्तेदार हूं। यह घर उन्हीं का है। दादा दादी के मरने के बाद यह घर मुझे मिल गया और मैंने यहां होम स्टे खोल लिया। उसने एक गहरी सांस ली और बोलता रहा, मेरे दादा दादी बहुत ही अच्छे लोग थे, दिल के साफ, जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी गांव वालों ने उनके साथ हुए इस बड़े हादसे को एक कहानी बना दी। जब प्रतीति की मौत हुई तो दादी सदमे में चली गई। दादी जानती थी कि वैशाली प्रतीति से चिढ़ती थी, पर उन्होंने कभी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा कि अपनी नफरत में वैशाली प्रतीति को जानबूझकर उस जंगली जानवर के सामने धक्का दे देगी। पर जब वैशाली ने यह बात प्रतीति के मरने के 7 दिन बाद खुद कबूल की तो दादी ये दुख सह नहीं पाई और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी।
दादाजी बताते थे कि प्रतीति की मौत के बाद वैशाली को अजीब चीजें दिखने लगी थी, आवाजें आने लगी थी। वह अपने अपराध के बोझ और डर से पागल होती जा रही थी। इसी वजह से प्रतीति की मौत के ठीक 7 दिन बाद अपने मां बाप के सामने अपना जुर्म कबूल करने के बाद वैशाली घर से भाग गई। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता, वो कभी मिली भी नहीं। वैशाली के भागने के कुछ दिन बाद गांव वाले कहने लगे कि उन्होंने एक लड़की देखी जिसका शरीर ऐसा था जैसे 2 लोगों को एक साथ सिल दिया गया हो। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि मेरी दादी ने अपनी बेटी वैशाली को मार दिया और प्रतीति और वैशाली को साथ सिल दिया। लेकिन यह सिर्फ अफवाह थी। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, अपनी बेटियों से बेहद प्यार करती थी। शायद इसलिए भी इतने आरोप लगने के बाद भी उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ अपनी बड़ी बेटी का नाम बचाने के लिए। मरने से पहले मेरे दादाजी मुझे बताया था कि उन्होंने भी कई बार उस लड़की को देखा था जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। वो यही इस घर के आसपास हर रोज दादाजी को दिखाई दिया करती थी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें यकीन है कि वो लड़की उनकी वैशाली ही थी। वह कहते थे कि वैशाली ने प्रतीति के शरीर के टुकड़े और उसका चेहरा अपने शरीर से इसलिए नहीं जोड़ा कि वो प्रतीति के साथ दोबारा एक हो सके, बल्कि इसीलिए जोड़ा था कि वो सबको ये दिखाना चाहती थी कि वो अपनी बहन से कितनी अलग थी। मरने तक दादाजी ने यह बात किसी को नहीं बताई और इसी वजह से गांव वाले अपनी झूठी कहानी की बुनियाद पे ये त्योहार मनाते हैं। सच तो यही है कि वैशाली ने कभी इस गांव को छोड़ा ही नहीं था और हर साल गांव वाले उसके मान सम्मान में नहीं बल्कि उसके डर से यह त्योहार 7 दिन तक मनाते हैं, ताकि वैशाली जहां भी हो वही रहे और गांव वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसने आखिर में कहा कि आप लोग यहां से चले जाओ। इस गांव में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो समझना मुश्किल है, उन्हें बस महसूस ही किया जा सकता है। पर जितना ज्यादा यहां रुकोगे उतना ही इस गांव की उलझी कहानियों में उलझते रह जाओगे। पूरी बात सुन के मैं और मीरा तुरंत अपने कमरे में चले गए। हमने बिना वक्त गवाए पैकिंग शुरू कर दी और जल्दी से गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। जाते वक्त जब मैंने गाड़ी के शीशे से गांव की तरफ एक आखिरी बार देखा तब मुझे एक लड़की दिखाई दी, एक उल्टे चेहरे के साथ। उस वक्त मुझे सिर्फ वहां से निकलना था, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाने लगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम अपने घर वापस लौट आए, पर फिर भी कुछ दिन तक वो कहानी, वो अजीब सी आवाजें और वो एहसास भूल नहीं पाए। एक दिन जब हम उस ट्रिप पे खींची गई तस्वीरें देख रहे थे तब हमें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिन्हें देखकर हम कांप गए। कई तस्वीरों में हमारे ठीक पीछे एक लड़की की परछाई थी और एक तस्वीर तो ऐसी भी थी जिसमें उस लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था। वह चेहरा ऐसा था जैसे 2 चेहरों को मिला के बनाया गया हो। वो कोई मास्क नहीं था, वो एक असली चेहरा था। आज भी वो एहसास जिंदा है। इस ट्रिप को खत्म हुए सालों बीत गए, पर आज भी कभी कभी मीरा और मुझे लगता है कि हमें उस लड़की की झलक दिख रही है। कई रातों को हमें महसूस होता है कि हमारे घर के बाहर कोई चल रहा है। हम इन सब चीजों से इतने डर गए हैं कि हमने घूमना फिरना तक कम कर दिया है। जब से हम उस ट्रिप से आए हैं तब से हमारी जिंदगी में एक अजीब सा साया आ गया है जो हमारा पीछा आज तक नहीं छोड़ता। आज हम बस यही सोचते हैं कि अगर हम उस गांव में नहीं जाते, अगर हमें सच जानने की इतनी जल्दी नहीं होती, तो शायद हमारी जिंदगी आज बिल्कुल अलग होती। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्टोरी। कैसा लगा आप लोगों को? जरूर कमेंट करके बताइएगा।
कुणाल ने सिर्फ ये कहानी ही नहीं बल्कि कुछ तस्वीरें भी भेजी है। और सच बताऊं, आज तक किसी भी चीज को देखकर मुझे इतना डर नहीं लगा जितना इस वक्त इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है। इस कहानी में वैशाली और प्रतीति भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे गांव का जीवन और शहर का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर फिर भी दुनिया की नजर में एक। यह कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही दुख भरी भी है, क्योंकि ये एक मां का दुख है, पिता की बेबसी है और पूरे गांव की खौफनाक कहानी है। इसी नोट पर आज ये कहानी यहां पे खत्म करते हैं। और हाँ, अगर कल को आपको कोई पहेली मिले, कोई राज दिखे, तो उसे सुलझाने से पहले, उसे समझने से पहले दोबारा जरूर सोचना।